हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी जो आपकी ध्वनि उत्सर्जित होती है आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके माध्यम से, तो बेसिकली वो क्यों होती है? क्योंकि उनका कुछ भाग वाइब्रेट करता है। और ये जो साउंड जो उत्सर्जित होती है वो सिर्फ उस पार्ट के वाइब्रेशन से ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन के कारण उत्सर्जित होती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस प्रकार से मानव ध्वनि को उत्सर्जित करते हैं। हमने वॉइस बॉक्स के बारे में जाना था और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो आपका मीडियम होता है, ठीक है, अगर आप साउंड की बात करते हैं तो साउंड को ट्रैवल करने में के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि को जो है गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। हमने ये देखा था कि अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन को लेते हैं और उसे कुछ इस तरीके से जो है एक ग्लास में रखते हैं और फिर अपने फ्रेंड को बोलते, अपने दोस्त को बोलते हो आप कि कॉल कीजिए, तो वो कॉल करते तो आपको ध्वनि ढंग से सुनाई देती। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप इस ग्लास से या इस जो भी आपने कंटेनर लिया है, इससे अगर आप एयर को सक कर ले, एयर को हटा दे और इसे बंद कर दे, तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो बेल रिंग है या फिर जो आपकी घंटी है, ठीक है, मोबाइल की जो घंटी बज रही है वो आपको फेंटर सुनाई देती है, यानी हल्की सुनाई देने लग जाती। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि आपने एयर को सक किया, हवा को सक किया, तो क्या हुआ, एयर की मात्रा कम हो गई, जिस कारण जो ध्वनि है, ध्वनि जो गमन कर रही है वो भी क्या हो गया, आपको फेंटर सुनाई देने लगी, ध्वनि भी आपको हल्की सुनाई देने लगी क्योंकि मीडियम कम है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसी तरीके से मोबाइल को या कोई भी ऐसी वस्तु जो ध्वनि उत्सर्जित कर रही है उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे वैक्यूम होता है, यानी निर्वात होता है, यानी किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं होता है, तो आप क्या देखते हैं, आप ये महसूस करते हैं कि आपको उस वस्तु की ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पे से आपको एक बात पता चली कि जो आपका साउंड है या ध्वनि है वो एयर में यानी वायु में या गैस में ट्रैवल करती है। इसके बाद हमने अगली एक्टिविटी समझी थी, जिसमें हमने एक बड़े से बर्तन में पानी लिया था और इस पानी के अंदर घंटी रखी और घंटी बजाई। अब घंटी बजाई तो फिर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट एक्टिविटी में एक कंटेनर लिया, एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और फिर एक घंटी ली, घंटी को पानी के अंदर डुबाया और उसे बजाया। और आपने अपने कान को कुछ इस तरीके से रखा कि आपका जो पानी का लेवल है उससे ऊपर आपका कान हो, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई। तो जब आपने ये एक्टिविटी करी, हमने जब ये एक्टिविटी समझी, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पानी है, पानी में आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है, यानी पानी एक ऐसा मीडियम है जिससे ध्वनि ट्रैवल करती है, यानी साउंड ट्रैवल करती है या ध्वनि जो है प्रोपगेट करती है, गमन करती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके लिक्विड होते हैं, ये जो आपके द्रव्य होते हैं, ठीक है, इनसे भी ध्वनि जो है ट्रैवल करती है या इनमें भी ध्वनि गमन करती है। इसके बाद हमने अगली एक्टिविटी समझी थी, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपको एक बड़ा सा स्केल लेना है, आप लोहे का ले सकते हैं या फिर लकड़ी का भी। आपको क्या करना है, इसका एक छोर अपने फ्रेंड को पकड़ाना है और दूसरा छोर अपने कान के पास रखना। अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि जो दूसरा छोर है वहां पे से कुछ साउंड
या ध्वनि उत्सर्जित कीजिए। जैसे कि उसे स्क्रैच कीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही वो स्क्रैच करेगा उसे, तो आप ये देखेंगे कि आपको जिस कान पे आपने जो है इस स्केल को रखा है, अपने कान पे लगाया है, तो आपको वहां पे स्क्रैचिंग की या जो उसने ध्वनि उत्सर्जित की है उसकी आवाज सुनाई। तो इससे भी हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो ये स्केल है, इस स्केल से भी जो है ध्वनि क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, गमन कर रही है, ठीक है। यानी कि जो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें स्केल की, तो स्केल किसका बना है, लकड़ी का या लोहे का। तो ये क्या है, एक तरीके का ठोस है, यानी सॉलिड या ठोस से भी जो आपकी ध्वनि होती है वो गमन करती है या चलती है। नेक्स्ट हमने अगली एक्टिविटी देखी थी, जिसमें हमने क्या देखा था कि आपको क्या करना है, एक टेबल लेना है, ठीक है। उसके एक छोर पर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आवाजें निकाले, यानी या वहां पे वो स्क्रैच करे या वहां पे आवाजें दे, और दूसरी तरफ आपको अपना कान लगाना है और फिर इन ध्वनियों को सुनना है। तो आप क्या देखते हैं कि आपको जो आपका मेज है, मेज से भी आपको ध्वनि सुनाई देगी। यानी मेज क्या है, एक तरीके का सॉलिड है, ठोस है, तो इससे भी क्या हो रहा है, ध्वनि क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, गमन कर। इसी तरीके से आपकी अगली एक्टिविटी है, जिसमें आपको क्या करना है, टॉय टेलीफोन बनाना है। आपको 2 ग्लास लेने हैं और उन्हें क्या करना है, एक डोरी से बांध देना है, कुछ इस तरीके। अब एक को आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि इसे अपने कान पे लगाइए और दूसरे ग्लास से आप बोलो, ठीक है। तो आपका फिर फ्रेंड जो है वो सुनेगा, तो वो क्या देखेगा कि उसको आपकी आवाज काफी अच्छी सुनाई दे। यानी अगर हम इस धागे की बात करें, तो ये धागा क्या है, एक प्रकार का, ये भी आपका ठोस। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी जो ध्वनि है वो गमन कर रही है, यानी जो साउंड है वो प्रोपगेट कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, इन सारी एक्टिविटीज से हमें हमारा क्या निष्कर्ष निकला, हमारा ये निष्कर्ष निकला कि जो आपकी ध्वनि होती है, ध्वनि को गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव्य और गैस कुछ भी हो सकता। यानी आपको साउंड आपको कब सुनाई देती है, जब आपके चारों तरफ मीडियम होता है। अगर आपके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका We hear sound through our ears, यानी हम ध्वनि सुन पाते हैं अपने कानों के माध्यम से। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं ह्यूमन एयर की, यानी मानव कान की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, आपका ह्यूमन एयर यानी मानव के कान का चित्र। अब जब भी हम एयर की बात करते हैं, कान की बात करते हैं, तो कान का क्या उपयोग होता है, क्या कोई बता सकता है? GIC भैंसियारो, आंसर दीजिए। मैम सुनने का। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड, बैठ जाइए। वेरी गुड वैष्णव, ठीक है। तो कान का उपयोग क्या होता है, सुनने का, ठीक है, सुनने में मदद करता है। तो बेसिकली आप क्या सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, साउंड सुनते हैं। और हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, उसका ये एक ऐसा भाग है, ऐसा अंग है जो कि हमें ध्वनियों को सुनने में मदद करता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जो आपके मानव कान होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, कैसे उसमें ध्वनि ट्रैवल करती है और आप चीजों को सुन पाते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मानव कान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अलग अलग भाग देख लेते हैं। तो ये क्या है, इसका आउटर एयर, ठीक है, यानी कान का बाह्य भाग। ये जो हिस्सा है इसे हम पिन्ना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में एक ऑडिटरी कैनाल होती है,
जो कि आपकी एयर ड्रम, यहाँ पे एयर ड्रम है, एयर ड्रम से जुड़ी होती। ये वाला हिस्सा जो है मिडल एयर कहलाता है और ये आपका इनर एयर कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग भाग। अब अगर हम बात करें आउटर एयर की, आउटर एयर क्या हुआ, बाह्य हिस्सा। तो जो ये आउटर एयर है, ठीक है, ये कैसा होता है, फनल की शेप का होता है। कैसे की शेप का होता है, फनल यानी कीप की शेप। और ये क्या करता है, ये साउंड यानी ध्वनियों को इकट्ठा करता है। ठीक है, यहाँ से ध्वनि आपके कानों के अंदर जाती है ऑडिटरी कैनाल में। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये साउंड को कलेक्ट करता है, ध्वनि को इकट्ठा करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपकी ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि जो होती है वो आपके ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से आपके एयर ड्रम तक जाती है। अब अगर हम बात करें ध्वनि की, साउंड की, तो साउंड के बारे में आप क्या जानते हैं, ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं कि जो ध्वनि है वो वाइब्रेशन यानी कंपन के कारण उत्सर्जित होती है। अब क्या होता है कि जब भी वस्तु कंपित होती है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि जैसे आपके पास ढोलक है या आपका ड्रम है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है। आप उसे हाथ से पीटते हैं, वो ऊपर नीचे क्या करती है, मूव करती है, हिलती है। तो वो क्या करती है, उसके आसपास जितनी भी गैस है, जो भी एयर है, हवा है, वायु है, उसके जो भी पार्टिकल है सबको वो कंपित कर देती और कंपन करती है। कंपन करके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल या जो आपके हवा के जितने भी कण है, पार्टिकल्स है, ये वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन करते करते ये अंदर जो यहाँ पे एयर है ये भी कंपित होती है और ये जो साउंड है वो यहाँ पे तक पहुंच जाती है, एयर ड्रम। अब एयर ड्रम में क्या होता है, एयर ड्रम में ये क्या होती है, वाइब्रेट करती है, एयर ड्रम को भी ये वाइब्रेट करती है, कंपित करती है। अब जो इसका मिडल एयर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एयर ड्रम क्या होता है, एयर ड्रम में क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। तो यहाँ पे जो झिल्ली होती है वो वाइब्रेट करती है। मिडल एयर इस साउंड को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और इनर एयर के माध्यम से जो है ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है और आपको ध्वनि सुनाई दे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें जो आपका कान है, तो कान का काम क्या है, आपका साउंड को कलेक्ट करना, ध्वनि को इकट्ठा करना, उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना ताकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है उसे डिटेक्ट कर सके, उसे पहचान। ठीक है, तो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर इज लाइक अ फनल। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप फनल जैसी होती है। यानी जो कान होता है, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है, कीप के आकार या फनल की शेप। When sound entered, it traveled down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called ear. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साउंड है या ध्वनि है वो क्या करती है, वो इस पिन्ना से या जो ये आउटर एयर है इससे आपके कान के अंदर जाती है, इस ऑडिटरी कैनाल में जाती है और उसके बाद क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में यहाँ पे आखिरी पर यहाँ पे एयर ड्रम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एयर ड्रम होता है। बेसिकली यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है जिसे ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, एयर ड्रम ही कहते हैं। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है जिसे कर्ण पट्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये एयर ड्रम यानी कर्ण पट्टा। अब हम देखते हैं कि जो आपका एयर ड्रम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसको समझने के लिए हमें एक्टिविटी समझनी है जो कि आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी 13.10। अब आप क्या करेंगे, आपको एक बोतल लें, ठीक है, आपके पास बोतल होंगी, आपने देखी होगी। ठीक है, बोतल लेनी है, एक प्लास्टिक की बोतल। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है। ठीक है, आपको एक बॉटल लेनी है, मान लीजिए प्लास्टिक की बॉटल। अब इसको आपको ना इस तरीके से काट देना, यहाँ पे से आप इसे काट देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा आपका कुछ इस तरीके का हो। अब आपको क्या करना है, आपको जो है रबड़ की शीट लेनी है और उस रबड़ की शीट को आपको इसके ऊपरी हिस्से पे लगा देना। ठीक है, तो इसे आप रबड़ के माध्यम से इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ गेहूं के दाने लेने हैं। गेहूं के दाने आप इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा, आपको, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपने क्या किया है, बॉटल को बीच से काटा है, तो उसके ऊपरी हिस्से पे आपने क्या किया, एक रबड़ की शीट लगा दी, नीचे का जो हिस्सा है उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है ध्वनि उत्सर्जित करेंगे, यानी आप बोलेंगे, जैसे आप हुर्रे बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। जैसे ही आप इस तरीके से बोलते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका इलास्टिक की शीट है उसके ऊपर जो आपने गेहूं के बीज रखे हैं, जैसे ही आप बोलते हैं, जैसे आप हुर्रे बोलते हैं, तो वो एकदम से उछलने लग जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो एयर ड्रम है वो कार्य करता है। उस पे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। जब उस पे जो है साउंड पड़ती है, उस पे ध्वनि पड़ती है, तो वो इसी तरीके से जो ये झिल्ली है वो वाइब्रेट यानी कंपित होती है। द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। अब अगर हम एयर ड्रम यानी कर्णपटहा की बात करें, तो कर्णपटहा जो होता है वो एक खिंची हुई रबड़ की शीट के समान। साउंड वाइब्रेशंस मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। अब जैसे ही इस एयर ड्रम की जो झिल्ली है उस पर साउंड पड़ती है, ध्वनि पड़ती है, तो उससे क्या होता है, इसका जो एयर ड्रम होता है वो कंपित हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। द एयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर एयर। अब क्या होता है, जो एयर ड्रम है, ठीक है, जो एयर ड्रम है वो क्या करता है, वो इन सिग्नल्स को अंदर पहुंचाता है, इस वाइब्रेशन को, इस कंपन को अंदर मिडल एयर तक पहुंचाता है। मिडल एयर और इनर एयर तक आपका पहुंचाता है। ठीक है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और वहां से फिर सिग्नल क्या होते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। कर्णपटहा एक तनित रबड़ की शीट के समान होती है। ध्वनि के कंपन कर्णपटहा को कंपित करते हैं। कर्णपटहा कंपनों को अंतर कर्ण इनर एयर तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका एयर है और ये क्या है, इसका इनर भाग। ठीक है, जिसे हम इनर एयर, और ये आपका क्या है, एयर ड्रम। अब यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, ये इस कंपन को अंदर तक पहुंचा और वहां से ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। अब हम बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है। अब जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन की यानी कंपन की, तो कंपन बेसिकली क्या होता है, आगे पीछे मूव करना। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, या आगे पीछे एकदम एकदम इस तरीके से मूव करना आपका कंपन कहलाता है। बेसिकली इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अगर हम रबड़ बैंड की बात करें, रबड़ बैंड हमारे पास है, हमने इसे खींचा तो क्या हुआ, ये पहले इधर आई, फिर ये अपनी मेन पोजीशन में गई, फिर इधर, फिर मेन पोजीशन में आई, फिर इधर गई, फिर मेन पोजीशन में आई, फिर इधर गई। तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर रही है लगातार, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन दोलन गति कहते हैं।
ठीक है। तो कंपन एक प्रकार की क्या है, दोलन गति। तो जब भी हम दोलन गति की बात करते हैं तो हम दोलन गति को अलग अलग जो है पैरामीटर्स के थ्रू या अलग अलग जो पैरामीटर है उनके माध्यम से हम उसे समझाते, जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड हो गया यानी आयाम, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, यानी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस गति को दोलन गति भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या हो। एक सेकंड में जितने दोलन हुए, जितनी दोलन गतियां हुई, ठीक है, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हुई, जितनी कंपन हुई है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड के अंतराल में, एक सेकंड में जो आपकी वस्तु है उसने कितनी बार दोलन गति की है, या कितनी बार कंपन किया है, अपना टू एंड फ्रो मोशन किया है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहलाती। ठीक है। तो क्या होता है, एक सेकंड में जितनी दोलन गति हुई है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहलाती है। अब जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, किसमें नापते हैं, इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। और अगर हम एक हर्ट्ज की बात करें तो ये एक ऑसिलेशन एक सेकंड के बराबर। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यानी आवृत्ति की, किसकी बात कर रहे हैं हम, आवृत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का मतलब क्या बताया मैंने कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितनी दोलन गति। मान लीजिए एक सेकंड में हम जो है किसी वस्तु की दोलन गति में, हमारे पास एक, मान लीजिए हमारे पास एक रबड़ बैंड है और हम देखना चाहते हैं, हमने इसे खींचा और इसको हमने एक सेकंड तक ऑब्जर्व किया। देख, तो हमने क्या देखा कि इसने एक सेकंड में जो है क्या किया, 2 बार दोलन की, 2 बार ऑसिलेशन। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि एक सेकंड में जो है, जो आपका एक सेकंड है उसमें आपकी जो रबड़ बैंड है उसने कितने दोलन करे, 2 करे। तो ये क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो। ठीक है, और इसे हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जो दोलन की संख्या है एक सेकंड में, उसी को हम दोलन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में दर्शाते हैं। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। एक हर्ट्ज की बात करें तो एक हर्ट्ज बराबर होता है 1 दोलन प्रति सेकंड। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसका संकेत हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की यानी आयाम। ठीक है, तो आपके पास कोई वस्तु है, वो वाइब्रेट कर रही है, उसका आयाम क्या होगा, उसका आयाम का अर्थ है कि उसने मीन पोजीशन से, ये क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन से उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कितना ज्यादा विस्थापन हो। जो जितना ज्यादा विस्थापन होता है उस वेव का या उस ऑसिलेशन का उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड या आयाम होता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से ध्वनि जो है वो माध्यम में गमन करती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपका कान होता है, मानव कान होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी हम एम्पलीट्यूड के बारे में समझेंगे और आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड भी
समझेंगे और साथ ही साथ आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।